और एक बार जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि मैं स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर और उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र, किसकी खोजूं फिर शरण और। तो किसी और की शरण खोजने की जरूरत नहीं, आपके अंदर सब कुछ छिपा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ जो है सलील भटनागर जी बैठे हैं, जो वर्तमान में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं जनपद बरेली में, और हमारे समीक्षा अधिकारी बैच 2021 और लोअर पीसीएस 2019 दोनों के ही ये स्टूडेंट रहे हैं। आपने इनकी फ़ोटो हमारे चैनल पर और कई जगह पर देखी होगी, मैगजीन में भी इनकी एक बार फ़ोटो छपी थी जो है। लेकिन आज जो है बहुत दिनों बाद इनसे रूबरू होने का मौका मिला है, तो सोचा कि थोड़ा सा परिचय इनसे आपका करवा दें। और इनका एक बहुमुखी व्यक्तित्व है जिसके बारे में भी आप लोग जानेंगे और थोड़ा प्रेरणा आप लोग को जो है इससे मिलेगी। तो सलल जी, अभी जो है आप कहाँ पर पोस्टेड हैं, क्या आपकी प्रोफाइल है वहाँ पर जो है? जी सर, सभी भाइयों को नमस्कार। सर आपको नमस्कार जी। आप सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों के लिए। और आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से कई लोगों ने अपने जीवन में अच्छी प्रगति की है, अच्छे पदों को प्राप्त किया है। मैं अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए ये बताना चाहता हूं कि मैं पहले भारतीय वायुसेना में लगभग 20 वर्ष की मैंने उधर सर्विसेज दी हैं अपनी। मैं उधर जूनियर वारंट अफसर के पोस्ट से रिटायर होने के बाद इधर 2021 बैच में पूर्व निरीक्षक के पद पे, जिसमें एक्स सर्विसमैन की 2 सीटें रिजर्व थी मात्र। हाँ, मात्र पूरे प्रदेश में 2 सीटें रिजर्व थी। उस पे एक में नामित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरी प्रथम पोस्टिंग बरेली जनपद में हुई। अभी मैं लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है और मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड हूँ। विभिन्न तहसीलों में रहा, नवाबगंज, फरीदपुर, मीरगंज और अभी बरेली शहर के एक एरिया, ईस्ट एरिया बोलते हैं, उधर पोस्टेड हूँ। तो सप्लाई इंस्पेक्टर की जॉब जो है एक चैलेंजिंग जॉब मानी जाती है, क्योंकि फील्ड की जॉब होती है। तो ये सर्विस का क्या अनुभव है आपका, जो है किस तरह की जॉब आपको, मतलब क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से उसमें कार्य करना पड़ता है? जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है सर, क्योंकि नहीं, एक्चुअल में बहुत सारे लोग इसके लिए लालायित रहते हैं ना। अभी जो है रिसेंटली 2026 का लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ, तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, ईओ, 3 ही पदों को लोग वरीयता देते हैं। सर। तो किसी सप्लाई इंस्पेक्टर के मुंह से सुनेंगे कि सप्लाई इंस्पेक्टर में क्या होता है, क्या जॉब है, तो इन लोग को थोड़ा सा वो मिलेगा जो है। बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं सर। आजकल प्रशासनिक दायित्वों की जो भी नौकरियां हैं, भले वो बहुत अपर ग्रेड की नौकरियां हैं या नीचे स्तर की हों, क्योंकि बड़ा करीब से देखने का मौका मिलता है। जब आप इस पोस्ट में जाते हो तो प्रशासन को भी बड़ा करीब से देखने का मौका मिलता है। आपके जो उप जिला अधिकारी होते हैं, जो तहसील को संचालित करने का जिन पर दायित्व होता है, वो आपके तहसीलदार, अन्य अधिकारीगण, बीडीओ और आप स्वयं भी कहीं ना कहीं उस प्रशासन का भाग होते हैं। तो जब आप जॉब शुरू करते हो तो चूंकि ये पब्लिक सेवा से जुड़ा हुआ जॉब है, इसमें आपको एक मौका तो ये मिलता है कि आप लोगों की सेवा कर पाएं, लोगों के साथ कई तरह की समस्याओं के निवारण के लिए भी आपको प्रशासन के तरफ से जाकर खड़े होना पड़ता है। वैसे तो मूल दायित्व जो है सप्लाई विभाग के 3 इनके सब विभाग हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट की राशन सप्लाई होती है उस पे राशन का सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन जो पात्र लाभार्थी हैं उनको पहुंच जाए। उसके पश्चात आप कहीं ना कहीं जो गैस एजेंसीज वगैरह की कुछ शिकायतें आपके पास आती हैं आपके विभाग में, उसको जाकर आपको निस्तारण करना होता है। तीसरा, पेट्रोल पंप जो संचालित हो रहे हैं प्रदेश में, उसमें एक रोल रहता है कि कभी टीम का निर्माण होता है उनके निरीक्षण के लिए या किसी शिकायत पर, तो आपको उधर जाकर कार्रवाई करनी होती है। उसके अलावा अभी जैसे इस समय चीनी का संकट हाँ, ये तो रिसेंट है प्रदेश में सर
ऐसा मतलब प्रदर्शित हो रहा है कि भाई चीनी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी सख्ती दिखाते हुए चीज़ों को मॉनिटर करना शुरू किया है। और हम लोग की भी व्यापक ढंग से इसमें ड्यूटियां लगाई गई हैं कि आप जगह जगह जाकर जो छोटे व्यापारी हैं, स्पेशली जो बड़े व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनके पास जाएं, उनका निरीक्षण करें। उन्होंने जो तय सीमा है उसके उससे अंतर्गत ज्यादा ही स्टॉक स्टॉक। रख रखा है या गलत ढंग से स्टॉक रख रखा है, उसका नियमितीकरण करने से चीनी के दाम जो है आगे न बढ़ पाए, गवर्नमेंट की ऐसी मंशा है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके अलावा आप जब अपने जॉब में होते हो तो अपने विभाग के अलावा कई आपको अन्य दायित्व भी जो है लगातार निभाने पड़ते हैं। जैसा कि बताना चाहूंगा, जैसे कांवड़ यात्रा के समय आपकी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी लगाई जाती है हाँ। शांति व्यवस्था के लिए। बरेली में हर साल उर्स का आयोजन होता है। हम लोग कई बार रात रात भर जो है ड्यूटियां करते हैं हाँ। उर्स के मेले में। तो पुलिस दल रहते हैं उधर पर, लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में आपका ये दायित्व होता है कि आप जा जाकर घूम घूम कर शांति व्यवस्था उधर पर स्थापित कुल करने का। मिला के कहें तो बहुआयामी जॉब है ये जो हाँ है, सर, जॉब और बहुत। बिल्कुल पब्लिक से सीधा जुड़ा जी हुआ है। जी, पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ है, बहुआयामी है और चैलेंजिंग भी है, हाँ। क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर हम्म। और ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को देखनी है, हैंडल करनी है। हम्म। जो सामने व्यक्ति आता है उसको जो है आपको संतुष्ट करके भेजना है, हम्म। लोगों की शिकायतें सुननी है, और उनका जो समाधान है वो जो है अपनी बुद्धिमत्ता और उसका प्रयोग करते हुए ही करना होगा, तभी व्यक्ति संतुष्ट होता है। जी सर। तो इसमें जो गरीब तबका है इनकी भी मदद करने का पूरा अवसर बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल सर, आप मतलब इस विभाग को बोला जाता है कि ये अन्नपूर्णा है। हम्म। आपके पास कुछ मतलब ऐसे पावर्स हैं कि अगर आपने देखा कि कोई वंचित गरीब और लाचार है, तो कम हम्म। से कम आप उसकी बहुत मदद नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि उसका जो है आपने एक राशन कार्ड निर्गत करने से उसको जो है हर माह हम्म। खाद्यान्न पहुंचने का लाभ जो है हम्म। मिल जाता है। हम्म। कई बार ऐसे प्रकरण आए कि एक व्यक्ति के जैसे घर जल गया था, हम्म। अब उसके पास उस समय तुरंत कुछ खाद्यान्न कुछ भी नहीं था। हम्म। वो व्यक्ति जैसे मेरे पास आए तो उनकी जो मदद संभव हो सकी थी, ऑफिशियली भी मैंने करी, हम्म। अनऑफिशियली करने की कोशिश की कि भाई आपका 2 दिन का राशन भी अगर मेरी तरफ से या 2 दिन हाँ, का वो कुछ तो सुविधा हो जाए तो। मानवता के लिए वो हाँ, बहुत तो अच्छा क्योंकि है। अब आपके सामने जब लोग आएंगे तो आप मतलब अपने हिसाब से करना ही चाहोगे कि भाई इस तरह की मदद मिल जाए। कई बार बाढ़ नियंत्रण, कहीं कहीं जैसे बाढ़ वगैरह आती है, हाँ। उधर हम लोग की ड्यूटीज रहती है, उधर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम लोग पैकेट्स राहत सामग्री राहत बांटने। सामग्री वगैरह जो है हम्म। प्रोवाइड कराते हैं। हम्म। और भी तमाम तरह के अन्य दायित्व हैं। बड़ा चैलेंजिंग है, मज़ा भी आता है कई बार आपको ओवर सरप्राइज भी लगेगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा कार्य है, लेकिन यही सब किसी पोस्ट की या किसी पद की गरिमा के अनुकूल होता है, और यही जीवन का आनंद भी है, मुझे लगता है सर। कुल मिलाकर ये जॉब मतलब चैलेंजिंग भी है, अच्छी जॉब भी है, और एक सम्मानजनक स्थिति आपको दिलाती सर है ना। आपने 20 साल जो है एयरफोर्स में सेवा की, उसके बाद जो है जी आपने तैयारी का रास्ता चुना और सर। इसमें आए। सर तो जब आप तैयारी करने आए 20 साल की सेवा के बाद, तो जो है ये इसका सिलेबस वगैरह तो बड़ा, चाहे समीक्षा अधिकारी हो चाहे लोअर पीसीएस हो, एक अलग तरह का सिलेबस लगता है पढ़ने में जो है। जी सर। तो क्या जो है आपका उसमें मानसिक तैयारी कैसी है अपने कि हम तैयारी में जा रहे हैं, क्या करना चाहिए जो है। मुझे लगता है सर सारा खेल ही मानसिक तैयारी का है। हम्म। वो मानसिक तैयारी सर इस तरह से होती कि वो एक आग होती है जो आपके अंदर जलती है। अब वो आग जो होती है वो जलती है, तो अगर वो सही सामग्री उसको मिल जाए हम्म। तो वो एक इस तरह इस रूप में बदल सकती है कि आपके पूरे जीवन को प्रकाशमान कर सकती है। तो हम लोग, मुझे याद है कि जब मैं एयरफोर्स में भी था, हम लोग जैसे फ्लाइंग से डायरेक्टली रिलेटेड थे, फाइटर स्क्वाड्रन में पोस्टिंग थी। बड़ी टफ लाइफ होती है फाइटर स्क्वाड्रन की, बड़ी चैलेंजिंग जॉब होती है। उसके बाद भी मुझे याद है, अगर मैं रात में 2 बजे उधर से आता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं 1 घंटे कुछ ना कुछ जो है देखूं। और सर आप शायद यकीन ना माने कि मतलब सारा कुछ मेरा वो जो बैकग्राउंड था उसमें 90% उसका योगदान है कि मैं आज मतलब इधर कुल मिला लगे। के जो अनुशासन आपने वहां से सीखा, वो जी सर। अनुशासन आपका यहाँ पर पढ़ने में बहुत काम जी आया है, जी जी। और वो आज भी काम आ ही रहा होगा जो है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ कुछ चीज़ों पे मेहनत करनी होती है। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली सर अगर मैं मतलब कहना चाहूँ तो लोग एक पर्टिकुलर चीज़ की तैयारी आजकल करने का रिस्क तो नहीं लेते हैं। हम्म। वो 1 डे एग्जाम्स कई सारी हाँ तैयारी हाँ, वो करते एक हैं। साथ 2-3 तो एग्जाम उसमें निकाले। क्या है, 2-3 बेसिक चीज़ें हैं कि आप अपनी हिंदी को अच्छा रखिए, लैंग्वेज इंग्लिश को अच्छा रखिए,
आप रीजनिंग पे थोड़ी मेहनत करिए, आप मैथ्स पे थोड़ी मेहनत करिए, और ये बहुत आसानी से हो जाता है। कुछ अच्छे कोचिंग संस्थानों से आप मदद लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। जैसे आपका जो है डिकोड एग्ज़ाम सर, ये भी लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर रहा है, लोगों को सही दिशा दे रहा है, लोगों को बता रहा है कि भाई कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। इसी तरह से और भी कई जगह से आप लाभ ले सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें आपको आजकल अवेलेबल हैं, कई फ्री की चीज़ें भी अवेलेबल हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हो। बेसिकली आपके अंदर वो आग जलनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ तैयार करनी है। तो क्या है, शुरू में संघर्ष करना होता है। मैथ्स तैयार करोगे तो शुरू में लगेगा अरे बड़ा बोरिंग है ये। जब आप उसको जितना कैप्चर करते जाओगे वो आपके पकड़ में आता जाएगा। और आपने शुरू में ही छोड़ दिया, वो आपके कभी पकड़ में ही नहीं आएगा, आपको हमेशा उससे डर लगेगा। तो आप डरना बंद करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो वो सारी चीज़ें 2021 में समीक्षा अधिकारी में मुख्य परीक्षा में तैयारी आपने हमारे साथ की थी, जी जी सर जी। और उस समय मुझे पूरी आशा थी कि आपका समीक्षा अधिकारी में हो जाएगा। जी थोड़ा बहुत हमको लग रहा है थोड़े से नंबरों से कहीं ना अब कहीं मुझे रुका लग रहा होगा। है 8-10 नंबर मेरे कम रह गए थे। हाँ। और वो भी मुझे बताते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी कि उसमें थोड़ी सी मेरी लापरवाही थी कि मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर्स में थोड़ा सा टाइम नहीं दिया था। हम्म। लेकिन हाँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, मुझे ऑब्जेक्टिव कभी चैलेंजिंग नहीं लगता था। हम्म। मुझे जो चैलेंजिंग लगता था सर, वो था ऐसे वाला पार्ट, क्योंकि हाँ। उसमें लिखना था और लिखने की प्रैक्टिस छूट चुकी थी। हम लोग की एयरफोर्स में हम लोग इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी जाती थी और बहुत कम लेखन होता था, क्योंकि मैं टेक्निकल से संबंधित था। तो इधर आया तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग लगा, मैंने आपका संस्थान ज्वाइन किया सर। और साथ में जो थोड़ी बहुत भी मैं तैयारी कर पाया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन आप जैसे लिखवाते थे कि हाँ ठीक है इस सब्जेक्ट पे आपको लिखना है, हम लोगों ने लिखा, फिर आपने कॉपी जांची, हाँ। फिर आपने बताया कि भाई ये चीज़ गड़बड़ है। तो उससे मतलब इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा था तो मैंने घर पे मैं 3-3 पेज लिख पा रहा था, मैंने एग्जाम हॉल में छः मतलब छः सच पूछिए पन्ने 6-6 पेज के सारे निबंध लिखे थे, और बहुत अच्छे मतलब उनमें बाद में मैंने मार्क्स वगैरह जब मेरे आए थे तो मुझे मतलब सम्मानजनक स्कोर मिला था। मुझे लग रहा है 75 के आसपास जो है मार्क्स मिले थे। हाँ, तो आरओ के लिए बढ़िया है। 75 मे- जो है, 75 80 जी जो है जी जी आराम जी से। 120 में 75 मिले थे। सिर्फ मेरी गड़बड़ थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव पार्ट में रही, और कुछ नंबरों से जो है नहीं हो पाया था। जी सर। आपका जो 2021 वाला जो बैच था, चाहे लोअर का हो चाहे पीसीए आर इसका आर ओ का हो, दोनों हमारे संस्थान के लिए भी बहुत लकी था, जी सर। क्योंकि पहली बार जो है 22 सिलेक्शन आप लोग के बैच से लोअर पीसीएस में हुआ था, हम्म, और लगभग लगभग जो है 45 के आसपास सिलेक्शन जो है आर आर ओ में हुआ ओ में था। हुआ था जी। वो हमारा हाईएस्ट जो है उस समय का सिलेक्शन था। जी इस बार तो 30 सिलेक्शन हुए हैं सर आर ओ में जो है। खैर, ये तो आंकड़े हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन प्रयास हम लोग का जारी है। आप जो आपको ध्यान होगा, एक ग्रुप में जो सभी लोग प्रैक्टिस करते थे जो है, बिल्कुल बिल्कुल और सर। अपनी अपनी कॉपीज भेजते थे जो है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें मौका भी मिलता था एक दूसरे को भी देखने का। हाँ। नहीं, वही वही जो मेरी स्ट्रेटजी है, जैसे जी 2023 के बैच में भी मैंने वही किया जो है। जी। जब तक आप एक दूसरे की कॉपी नहीं देखेंगे, हाँ पहली तो चीज उससे इंस्पायरेशन भी मिलती जी जी है जी ना? जी कौन कैसा लिख रहा है, कौन मुझसे अच्छा लिख रहा है, कौन जी, खराब लिख रहा है, और अपनी और कमियां किसको पता चल। कितने पे नंबर कैसे मिल रहे हैं। जी 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 फिर एक कम्पिटिटिव भाव वहां से भी उत्पन्न होता है। जी हाँ जी हाँ। दूसरा ये लगता है कभी कभी आप किसी वजह से डिप्रेस्ड हैं, आपका 2-3 दिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप देखते हैं कि अरे ग्रुप में सब लोग कॉपियां डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, कॉपियां चेक हो रही हैं, जी, तो आप जो अपना पर्सनल डिप्रेशन है उसको आप भूल के भूल जाते हैं। सोचते हैं कि नहीं, हमको भी नहीं जुटना है। नहीं तो ये बिल्कुल। सबसे जरूरी चीज है। नहीं अच्छा, जब लिखते समय मुझे भी इस चीज़ का बड़ा लाभ मिला था सर। हम्म। अब जैसे आपने कॉपी सबकी चेक करी, मेरी भी चेक करी। हम्म। तो जब आपने कॉपी दूसरे की डाली तो जिसने बहुत अच्छा लिखा था उनकी कॉपी पढ़ने की मैं कोशिश करता था हम्म। कि उन्होंने क्या अच्छा क्या लिखा। हालांकि मैं उसको अपनी मौलिकता में लेता था, मैं कभी नकल करने की कोशिश नहीं करता था। मैं अब सोचता था इन्होंने क्या मौलिक चीजें करी है, और मैं अपनी मौलिकता में ढाल के चीजों को करने की कोशिश करता था। और यकीन मानिए मतलब बहुत अच्छा मतलब रहा, क्योंकि मैंने ऐसे लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी काफी सालों से। तो उसमें बहुत अच्छा मैंने लिखा था। आर ओ में जो है सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जो लोग बहुत दिनों से लिखने प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, जी लेकिन खैर वो प्रैक्टिस बन जाती है, 6-7 महीने की थोड़ी तपस्या होती है, जी जी प्रैक्टिस बन जाती है। सलील जी के बारे में एक बात आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी हिंदी, इनकी बहुत अच्छी है लिखने में भी, और आज की डेट में जो है इनका जो एक पर्सनल शौक था वो थोड़ा सा जो है अब एक अलग फेम की तरफ भी जा रहा है। ये
जो है कुछ पेजेस के लिए कुछ ग्रुप्स के साथ में जो है अपनी कविताएं शेयर करते हैं और उनको सराहा भी जाता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी एक जो है अ, एक स्तर के कवि भी बन चुके हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? सर लिखता बहुत पहले से रहा हूँ। हाँ। अभी एक माननीय कवि जी हैं, माननीय राजू खरे जी, उन्होंने अप्रोच किया था कि आप अच्छा लिखते हो तो लिखो। तो मैंने आईना, एक इंटरनेशनल मैगजीन है अच्छा। डिजिटल, हम्म। उस पे 1100 कवि इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं। हम्म। तो उसमें क्या है, आपकी समीक्षा भी होती रहती है कि आप कैसा लिख रहे हो, आपको कितना पढ़ा जा रहा है, कितना सराहा जा रहा है। तो उस पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो एक मैं उसमें शीर्ष में भी रहा हूँ और अच्छा है, मेरा मतलब शौक भी है और इसी बहाने कुछ ना कुछ लिख पाता हूँ। तो हम लोग चाहेंगे कि आप जो है अपनी कोई एक कविता जो है, कोई भी एक कविता जी जो थोड़ा बच्चों को प्रेरित करे, जो लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, आप सुनाएं जो है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आप देख के भी सुना सकते हैं, आप जी जी देख के जो है सुनाइए। बिल्कुल सर। कोशिश करूंगा। मैं नहीं बहुत नहीं, अच्छा गाता नहीं हूँ। हाँ। हमारे यहाँ इस सेशन में 3-4 इंटरव्यूज ऐसे हुए जहां पर लोगों ने कविताएं भी सुनाई। और एक जो है अभी वर्तमान में पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने बढ़िया गीत सुनाया, वो बहुत अच्छा जी जी गाते जी। हैं, है ना। हाँ तो और मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति में एक जो है छुपी हुई प्रतिभा जरूर होती है। जी कुछ लोग उसको छुपी हुई प्रतिभा को दबाते चले जाते हैं जीवन भर, जी जी और कुछ लोग जब समय मिलता है तो उसको उभारने में लग जाते हैं। जी सर। तो आपने मतलब सिलेक्शन के बाद अब आप नौकरी कर रहे हैं और आपने अपनी इस प्रतिभा को दोबारा जीवित किया है, उसको बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी और इसको मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मुझे भी धन्यवाद कविताओं का सर। शौक है जो है। तो मैं बहुत लिखता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुनने का, पढ़ने का बहुत शौक है जो है। हाँ। बिल्कुल सर। तो मैंने जैसा बताया, मैं गाता तो बहुत अच्छा नहीं नहीं नहीं, हूँ, जैसा लेकिन भी मेरी आप। मौलिक रचना है। हाँ। और मैंने ये वो रचना सुनाना चाहूंगा कि जीवन में सारी उलझनें होती हैं, सबके पास कभी डिप्रेशन होता है, बहुत परेशानियां होती हैं। हम्म। सिलेक्शन के दौर से पहले भी जो स्ट्रगल होता है सर, हम्म। उसमें कई उलझनें होती हैं, कई, जबरदस्त होता है है वो। ना। हाँ। तो मैंने कहा वो सब एक तरफ हैं, वो सारी चीजें एक तरफ हैं, हम्म। सारी उलझनें, सारा कुछ एक तरफ है। आपके मन में क्या उल्टी सीधे विचार चल रहे हैं, वो सब एक तरफ है। उससे अलग हटके जीवन अपने आप में अप्रतिम है। बिल्कुल। जीवन अपने आप में अनोखा है। हमेशा उसको संवारते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो उसी प्रेरणा से आगे जब आप बढ़ोगे, जीवन बहुत कुछ कर पाओगे। मैं भी उसी प्रेरणा से चूंकि बढ़ा हूं, इसलिए कविता लिख पाया। तो चंद शब्द लिखे हैं हाँ, सर। सुनाइए आप। पर यह जीवन अनोखा अप्रतिम भी तो है। पर यह जीवन अनोखा अप्रतिम भी तो है। चाहे कितनी हो राहें कठिन, चाहे कितनी हो राहें कठिन, निशा हो कितनी अंधेरी, कितनी भी मलिन, निशा हो कितनी अंधेरी, कितनी भी मलिन, पर हर निशा के बाद एक सूर्य किरण भी तो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर हर निशा के बाद एक सूर्य किरण भी तो है। और मलिनता है अगर, कहीं मलिनता है, कहीं इधर उधर की चीजें हैं जो आपको सूट नहीं कर रही, कहीं नेगेटिविटी है, तो और मलिनता है अगर, तो गंगोत्री सा धवल, हिमालय सा हिम शिखर भी तो है। हिमालय सा हिम शिखर भी तो है। कठिनाइयां राहों में कितनी ही सही, कठिनाइयां राहों में कितनी भी सही, पर यह जीवन अनोखा अप्रतिम भी तो है। पर यह जीवन अनोखा अप्रतिम भी तो है। दर्द है गर, आपके जीवन में अगर दर्द है, और दर्द कभी ना कभी सबको झेलना पड़ता है जीवन में, तो लिखा है, दर्द है गर खामोशियां भी, दर्द है गर खामोशियां भी, तो सागर की लहरों की मस्तियां भी तो हैं। तो सागर के लहरों की मस्तियां भी तो हैं। और हर खामोशी को चीरती
बच्चों की प्यारी किलकारियां भी तो हैं, किलकारियां भी तो हैं, और तलखियां हैं अगर, तलखियां हैं अगर रिश्ते बोझिल से हैं, तलखियां हैं अगर रिश्ते बोझिल से हैं, तो रंग बिरंगे गुलालों से महकती, तो रंग बिरंगे गुलालों से महकती होलियां भी तो हैं, होलियां भी तो हैं, और नगाड़ों के धुन में थिरकती शादियां भी तो हैं, हाँ। और नगाड़ों के धुन में थिरकती शादियां भी तो हैं, पर यह जीवन अनोखा अप्रतिम भी तो है, पर यह जीवन अनोखा अप्रतिम भी तो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक और यू। आप जो कह रहे थे कि आप गा नहीं पाते हैं, तो आज जो है आपका ये भ्रम भी मैं तोड़ देता हूँ, आप बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं और नहीं, अगर मुझे चाहें तो, अगर जैसे इंटरेस्ट हो आपको, जी तो अपना छोटा मोटा एक पेज बनाकर जो है जी शॉर्ट्स के फॉर्म में, रील के फॉर्म में आप जी अपनी कविताएं खुद गा के रिकॉर्ड किया करें। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत उसमें कोई बहुत बहुत एफर्ट भी नहीं करना है, आपको सामने कैमरा खोल के बैठना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हाँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मतलब थोड़ा सा लगता है कि मैंने कभी गाया नहीं है, तो नहीं नहीं, गाने में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ऐसा लगा ही बाकी नहीं कि बोले आप जो मतलब कोई नए कवि हैं। हमको तो लगा जैसे बिल्कुल मंच पे गाते हैं उस तरह से आपने गाया जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी आपकी इस बात की बहुत सराहना करेंगे। जी देखिए, सलील जी का सीधा सा संदेश ये था कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत दर्द हैं, और भगवान बुद्ध ने तो कहा था कि पूरा जीवन ही दुखमय है, ठीक है। जी तो लेकिन उसके बावजूद जीवन में पॉजिटिव चीजें बहुत हैं। जी जैसे इन्होंने कहा, कई तरह के पॉजिटिव उदाहरण दिए, सूर्य है, ठीक है। तो जब अंधेरा है तो सूर्य भी है। यानी बिल्कुल कुल मिलाकर आपको जीवन के पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष को जो है ज्यादा अच्छे बिल्कुल से देखना है बिल्कुल और उधर बढ़ना है। बिल्कुल अस्तो माँ ज्योतिर्गमया है, जी ठीक है। तो हमेशा जो है अंधेरे से उजाले की ओर जो बढ़ना, यही जीवन की यात्रा है। सफलता असफलता ये सब चरण है, पड़ाव है जीवन में। आप जीवन में बहुत सी परीक्षाएं देते हैं, किसी में सफल होंगे, किसी में असफल होंगे, लेकिन आपको कहीं से अपने मन में नैराश्य नहीं लाना है कि आप बिल्कुल बिल्कुल सर। हतोत्साहित हो जाएं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। आप अपने आप को एक नई दिशा में मोड़िए, नए सिरे से तैयारी करिए। तो सलील जी से साथ जो है, ये जो हम लोग पॉडकास्ट इसको कह लीजिए जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका कोई उद्देश्य जो है एकेडमिक नहीं है कि आपको आप कुछ जो है इनसे ये सुनाना चाहते हैं कि इन्होंने क्या तैयारी की थी, क्या तैयारी नहीं की थी। ये भी अब 3 साल हो गया छोड़े हुए चीज़ों को, जी तो उतना आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं एक अंतिम सवाल के रूप में जो है इनसे ये कहना चाहता हूँ, इनका एक पढ़ाई का अपना एक अनुभव रहा है, तो आपको 2-4 मिनट में मतलब अपने जीवन के अनुभव से आपको ये बता सके कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से चीज़ें हमको याद रहती हैं, परीक्षा के लिए हमको क्या सोचना चाहिए, किस तरह से पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे जाना चाहिए, है ना। तो आपने जो भी फील किया हो अपने इस मतलब प्रतियोगी जीवन के बारे में, उसके बारे में आप जो इनको बता सकते हैं जो है। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था हम्म। कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको अपनी पकड़ बनानी है, हम्म। बेसिकली मतलब किसी भी एग्जाम के लिए। इवन आजकल तो यूपीएससी में सी सेट चलता है, तो उसमें भी अगर आप सी सेट के सेकंड पेपर की जब विवेचना करेंगे तो पाएंगे कि जो बच्चा रीजनिंग में बहुत अच्छा कर पाएगा, मैथ्स में अच्छा कर पाएगा, लैंग्वेजेस यानी जैसे इंग्लिश में थोड़ा सा कमांड होगा, उसके लिए वो पेपर थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान हो जाता है बाद में तैयारी करना। इस तरह आप किसी भी मतलब कंपटीशन को देख सकते हैं। तो दो तीन चीज़ों पे तो आपको मतलब कार्य करना ही है। दूसरा चीज, जैसे मैंने मतलब बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, मतलब एयरफोर्स निकाला मैंने, सीडीएस के रिटन एग्जाम्स 3 बार निकाले मैंने, एसएससी भी निकाला, बैंकिंग के एग्जाम्स निकाले मैंने सर। उसके अलावा मतलब फाइनल क्या है, वैसे बैंकिंग का मैंने फाइनल एग्जाम दिया था, उस पर नहीं हुआ था, बहुत हम्म। तैयारी से नहीं दिया था। अच्छा, कुछ चीज़ों में एयरफोर्स में रिस्ट्रिक्शंस भी होते थे कि आप एग्जाम्स दे भी नहीं सकते हो, हम लोग का जो बॉन्ड होता है उस हिसाब से, अगर आप एग्जाम देते हो तो रिलीविंग में थोड़ा समस्या होती है। हम्म। तो वो सारी चीजें एक तरफ रही, लेकिन मूल भावना यह है कि आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अब सीखने की जब इच्छा है, और आशा बहुत जरूरी चीज है।
मतलब अगर आप निराशा के गर्त में कहीं भी हो, हालांकि मैं वैसे पब्लिकली नहीं बोलना चाहता था, लेकिन एक दौर मेरे जीवन में भी ऐसा था कि जब हो सकता है कि डॉक्टर्स के मेडिकल उसकी ज़रूरत पड़ती, तो मैंने बिना उसके अपनी सिर्फ इस आशावादिता और साफ नियत, आपकी नियत साफ होनी चाहिए, मतलब चीज़ों को लेकर अप्रोच, नियत किसी भी चीज़ में हो सकती है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ आप पैसे रुपए की नियत के बारे में बता रहे हो, आप मतलब आपकी जो नियत है, आपकी सोच है, बिल्कुल स्पष्ट और साफ होनी चाहिए, दूसरे के लिए मददगार वाला जो होना चाहिए। तो अब आते हैं मतलब पढ़ाई पर। तो जब आप पढ़ाई करते हो तो भाई रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, और इन सब चीज़ों पे आपको वर्कआउट करना ही करना है, उस पर कहीं कोई डाउट नहीं है। बाकी आप एक सिस्टम से, एक अप्रोच से, किसी संस्थान की अगर आपको सहायता लेनी पड़े तो बिल्कुल उस संस्थान की आप सहायता लीजिए। किसी आप जो है ऑनलाइन रिसोर्स की जरूरत पड़ी, मतलब पढ़े आपको समझ में आ रहा तो आप उसकी सहायता लीजिए, क्योंकि सारा कुछ करना आपको ही है। बाकी संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान हैं, ये आपको मदद कर सकते हैं, कोई बुक आपको मदद कर सकती है, लेकिन आपने बुक भी खरीद के रख ली है, आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, या आप मतलब डिसिप्लिन्ड नहीं हो, अनुशासित नहीं हो, तो आप उससे वो फल प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो जीवन में अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है, और मुझे लग रहा है कि अगर मेरे जीवन में थोड़ा अनुशासन और ज़्यादा होता, मैं अपनी कमी भी बता रहा हूँ, अनुशासन और ज़्यादा होता है तो बहुत सफलता जो है वो बहुत पहले और बहुत बड़ी सफलता के रूप में जो है आता। हालांकि मैंने जैसे 2023 का भी सर प्री दिया था, मेरा प्री में हुआ था, मेंस एग्जाम मैंने किसी व्यक्तिगत कारणों से छोड़ दिया। पीसीएस की बात कर जी, पीसीएस, अपर पीसीएस की बात कर रहा हूँ। हूँ। तो उस दौरान ही मतलब मेरे जैसे कई सारे एग्जाम्स एयरफोर्स में आने के बाद भी निकले, कुछ व्यक्तिगत कारण रहे कि मैंने मेंस एग्जाम उसमें नहीं दिया था, क्योंकि व्यक्तिगत ऐसी जरूरत थी, लेकिन अदरवाइज आशा के साथ आगे बढ़ते रहिए। और दूसरी चीज, जब कभी ऐसा पड़ाव लगे कि आप सोचो कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, तो ऐसा है नहीं, मतलब आप जिस दिन दिल से सोच लेते हो कि मैं हार गया, उस दिन हारते हो आप। उससे पहले तो जितनी असफलताएं हैं वो भी आपका सफलता का ही जो है सोपान है, एक रास्ता है सफलता तक जाने का। जब एक असफलता मिलती है तो कई चीजें आपको सिखा के जाती है, और कई चीजें जो है आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलती है, उस पर आप वर्कआउट करते हो तो आप नेचुरली आगे बढ़ते हो। और मेरे तो जानने वाले कई एयरफोर्स में ऐसे ऐसे बैंक का एग्जाम वो लोग देते थे, तो बैंक के एग्जाम में उनको 2 साल तक उन्होंने दिया, क्योंकि अब इतनी नौकरी करने के बाद आए थे, तैयारी उन्होंने बाद में शुरू करी, 2 साल तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, परेशान हो गए कि भाई मेरा कहीं सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, और जब सिलेक्शन शुरू हुए तो उनके 4-4 जगह उधरी जगह सिलेक्शन हुए। ये तो मैंने भी देखा है। तो एक स्टेज है जो आपको पार करनी पड़ती है, अगर आपने उस स्टेज को पार कर लिया तो आपके हर जगह मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब मैं तो जुड़ा ही रहता हूँ, जिनका 4 साल 5 साल तक कहीं नहीं हुआ, उनका प्री निकलना भी मुश्किल हो गया। जी। उसके बाद जो है जब जीवन में वो एक अलग मैच्योरिटी लेवल या एक अलग उन्होंने जो अचीव कर लिया, मतलब कहते हैं ना एक परिपक्वता जब उनकी तैयारी में आ गई, उसके बाद उनका सारे प्री सारे मेंस और इतने एग्जाम निकले कि उनको सिलेक्शन करना मुश्किल हो गया कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँ कि यहाँ ज्वाइन करूँ। जी। तो जो आपने डिसिप्लिन वाली बात की है, वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जैसे हम भी कभी कभी चर्चा स्ट्रेटेजी की जब बात करते हैं तो कहते हैं 5 घंटा मिनिमम पढ़ो, ठीक है। तो घंटा एक्चुअल में या समय नहीं माने रखता है, ये सब चीजें इसलिए बोली जाती हैं कि आप में एक डिसिप्लिन आए। बिल्कुल। जब आपको मैं ये कहूंगा कि आप 5 घंटा पढ़ेंगे तो आप अपना एक रूटीन बनाएंगे कि हमको 5 घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए, ठीक है। 6 घंटा पढ़िए, 7 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए। और जैसे सलील जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि आपके दिल में जो है एक आग जलती हुई होनी चाहिए कि हमको ये पाना है, किसी भी तरह से पाना है, चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, चाहे कितनी बार भी हम गिरे, हम उठ के खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे, चलते चले जाएंगे। बिल्कुल सर। और जब ये अप्रोच आपका जीवन के प्रति रहेगा तो निराश जरूर होंगे आप, जब भी आपको कोई झटका लगेगा, कोई दुख आएगा, कोई समस्या आएगी या कहीं असफलता मिलेगी, तो निराश होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग एआई या जो है कोई आर्टिफिशियल वो नहीं है, हम लोग चेतना युक्त मनुष्य हैं। तो ये सब चीजें हम लोग के साथ जीवन में होंगी, लेकिन अगर हम इन सब चीजों को, इन सारे थपेड़ों को सहते हुए उठ खड़े होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चलते जाएंगे, तो सफलता जो है जरूर आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो सलील जी का भी जो है जो जर्नी है ये आसान नहीं थी, बहुत सी ऐसी बातें जो ये आपसे ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने हल्का इशारा किया जो है,
तो एक समय में भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे कुछ चीज़ों को लेके। फिर भी इन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा, आगे बढ़े और आज यहाँ तक पहुँचे जो है। और अभी भी अगर ये चाहें तो अगला एग्ज़ाम कोई भी देकर उसको क्रैक कर सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन खैर अब ये अपनी जॉब में वो है, अब इनको परिवार और गृहस्थ जीवन उसकी तरफ जो है ज़्यादा देखना है। लेकिन एक बात जरूर मैं यहाँ से कहूँगा कि आप अपना कविता का जो ये शौक है बिल्कुल सर। इसको जो है जारी रखिए। बिल्कुल ये अच्छा, ये इंसान को जीवंत रखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। असल में काव्य ही तो मतलब काव्य या सरसता ही तो आदमी की हाँ, प्रेरणा है सर अंदर की। आप उतने ही तो मनुष्य हो जितनी आपके अंदर सरसता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सरसता जो है आएगी कैसे? वो काव्य के जब आप भाव समझने लगोगे, जीवन को समझने लगोगे, किसी के दुख पे रोने लगोगे, किसी के जो है खुशियों पे खुश हो जाओगे, तो आप अलग ही मनुष्य हो गए सर। तो एक्चुअल मेरा में पॉजिटिव व्यक्ति वही रह सकता है जी जो अपने अंतर मन को किसी ना किसी रूप में व्यक्त कर सके, जी चाहे वो जी, कविता के माध्यम से, चाहे कहानी के माध्यम से। गीतों में आजकल कुछ लोग जी ब्लॉगिंग करते हैं, जी जी कुछ लोग चैनल पे कोई चैनल बनाकर उस पे वीडियो अपनी हर मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं। कुल मिला के जो आपके अंतर मन में है जी जी उसका प्रगटीकरण बहुत जरूरी है। जी 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 अगर वो अंदर दबा है और अंदर अंदर तो आपको जो है वो निगेटिविटी में ले जा सकता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जीवंतता ही जो हाँ है जीवन है। हाँ जैसे एक त्रिपाठी जी मेरे मित्र थे एयरफोर्स के, वो बोलते थे जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ, तो वो कहते थे कि भाई जीवन ही तो जीवन का उद्देश्य है। बिल्कुल। आप उतने ही जीवित हो जितनी आपके अंदर जीवंतता है। ये बहुत बहुत सटीक बात आपने कही जो है। सर तो सलील जी से बहुत अच्छी बात हुई और मुझे बहुत खुशी है। हमारे ये स्टूडेंट हैं, काफ़ी दिनों से मतलब फ़ोन पे बात और व्हाट्सएप मैसेज ये सब तो चलता रहता था। आज बहुत दिनों बाद ऐसा सहयोग बना कि हमारी इनकी मुलाकात हो गई, तो हमने कहा कि जो है इनके साथ जो है एक छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड करके आपको आपके सामने रखी जाए। ठीक है। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ने पढ़ाने या उससे संबंधित, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के व्यक्तित्व में हिडन होती हैं, और जब वो आप देखते हैं तो आप उससे खुद सीखते हैं कि हमको इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो आप सबने जो है ये वीडियो हमारा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सलीम जी आए उसके लिए बहुत बहुत मेरा धन्यवाद सर इनका। बहुत सौभाग्य है कि आज आपसे भेंट हो पा रही। मैं पिछले 3 सालों से कई बार सोचा कि आपसे मिलने आऊंगा। और आपके सारे जो है जो दर्शक इसको देख रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन अपने आप में बहुत ही अनोखा है, अप्रतिम है। अपने आप को आपको खुद ही निखारना है इस जीवन को। कठिनाइयां ये सब जो आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब तो मतलब हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में है। आपको लगता होगा दूसरा व्यक्ति बहुत खुशी है, ऐसा नहीं है। दूसरे व्यक्ति के जीवन में दूसरी तरह की कठिनाइयां दूसरे रूप में है, आपके पास दूसरी तरह की कठिनाइयां बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे रूप में है। तो इनसे निकालने के लिए आप खुद में आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और एक बार जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि मैं स्वयं सतत आराध्य, मैं स्वयं सतत आराध्य, आत्म मंगल उपासना में विभोर, और उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र, किसकी खोजूं फिर शरण और। वाह। तो किसी और की शरण खोजने की जरूरत नहीं, आपके अंदर सब कुछ छिपा है। जी नमस्कार, धन्यवाद। चलिए सभी लोग को नमस्कार, जी धन्यवाद। जी।